तो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी होता क्या है? तो ये स्ट्रेटजी वर्ड जो है ये आया कहाँ से, सबसे पहले हम देखेंगे। तो द वर्ड स्ट्रेटजी इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड स्ट्रेटजोस। तो स्ट्रेटजोस एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से स्ट्रेटजी वर्ड जो है डिराइव किया गया है। तो स्ट्रेटजोस का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेटजोस का मतलब होता है जनरलशिप, आर्ट ऑफ द जनरल्स, यानी कि कैसे मिलिट्री में जो हायर रैंक के होते हैं वो कैसे अपनी मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ करते हैं वॉर को विन करने के लिए। तो जनरलशिप कहलाता है। द वर्ड स्ट्रेटजी मीन्स द आर्ट ऑफ द जनरल टू फाइट इन ए वॉर। वॉर में जीतने के लिए हम कैसे जनरल का यूज़ करते हैं, जनरलशिप का यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कहते हैं। द वर्ड स्ट्रेटजी हैज एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज वेयर इट रिफर्स टू अप्लाई द फोर्सेज अगेंस्ट एन एनिमी टू विन ए वॉर। तो वर्ड स्ट्रेटजी का मतलब कहाँ क्या होता है कि मिलिट्री सर्विसेज में कैसे हम एनिमी से जीतने के लिए वॉर में मिलिट्री फोर्सेज का यूज़ करते हैं, उसी को स्ट्रेटजी कहते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी वर्ड है मैनेजमेंट में कहाँ से है? मिलिट्री सर्विसेज से ही आया है। तो मिलिट्री सर्विसेज में क्या होता है? द आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशन एंड मूवमेंट इन ए वॉर और बैटल, यानी कि किसी वॉर में किसी बैटल में कैसे आप अपने मिलिट्री ऑपरेशन को मूवमेंट्स को प्लान करते हो, डायरेक्ट करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? जनरलशिप कहते हैं या फिर स्ट्रेटजी कहलाता है। Strategy includes the determination and evaluation of alternative path to an already established mission or objective and eventually choice of the alternative to be adopted। तो स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम अल्टरनेटिव पाथ ढूंढते हैं, यानी कि टेक्निक ढूंढते हैं कि कैसे हम जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हमारे पास मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे हम विन कर सकेंगे। वॉर अचानक से आया, अब आपको पता है कि वॉर को जीतना है, तो आप अलग अलग अल्टरनेटिव पाथ्स को डिटरमाइन करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो कि कौन से टेक्निक से हम जो है इस वॉर को जीत सकते हैं, और फाइनली जो है उस टेक्निक को चूज करना, अडॉप्ट करना उस अल्टरनेटिव मेथड को, वही चीज क्या कहलाती है? स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी मतलब क्या हो गया? अगर जनरली बात करें तो स्ट्रेटजी मतलब टेक्निक, कि आपको गोल को अचीव करना है, आपको जो है मार्केट में मैनेजमेंट की टर्म्स की बात में करें तो आपको मार्केट में अचीव करना है, हाई प्राइस लेना है, कंपटीटर से विन करना है, तो आपको क्या करना है? टेक्निक्स, आपको आइडियाज जो है, क्रिएटिव आइडियाज जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये आया कहाँ से है? मिलिट्री सर्विसेज है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में स्ट्रेटजीज कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, यानी कि जो कंपनी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने प्रोडक्ट को, वो चाहे तो होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर जो है पर्सनली खुद के जो है आउटलेट्स ओपन करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर वो ऑनलाइन चैनल का यूज़ करके जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो स्ट्रांग हो। इसी तरीके से जो है आप सपोज करें कि प्राइसिंग करनी है कंपनी को, तो प्राइसिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जो अपना सकती है कंपनी, जिससे कि उसकी प्राइस इफेक्टिव हो, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर सकें। यानी कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, स्कीमिंग प्राइसिंग है, वहीं पर सपोज करें कि आपको डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग है, या फिर ऑड इवन प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये सब क्या स्ट्रेटजीज हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस के थ्रू। ऑड इवन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, 99 रुपीज़ वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। तो अलग अलग स्ट्रेटजी है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हो गया, प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो गया, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, यानी कि आपको अपने कंपटीटर से अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी आप डेवलप कर रहे हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज किया, आपने कलर चेंज कर दिया, आपने पैकेजिंग चेंज कर दी, या फिर आपने कोई और स्ट्रेटजी अपना ली। तो बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव को, जो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसको अचीव कर सकते हैं स्ट्रेटजी को डेवलप करके। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब ये हो कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, ऐसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करना है कि जिससे आपका जो मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आप अचीव कर सको। कि आइगर एंसॉफ ये एक रशियन अमेरिकन अप्लाइड मैथमेटिशियन और बिजनेस मैनेजर थे। आइगर एंसॉफ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। तो आइगर एंसॉफ आपको याद होना चाहिए कि रशियन अमेरिकन अप्लाइड मैथमेटिशियन और बिजनेस मैनेजर थे, जिनको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी की डिफिनेशंस क्या है। तो इन 1960s चैंडलर डिफाइंस स्ट्रेटजी। तो चैंडलर है, उन्होंने स्ट्रेटजी को डिफाइन किया था कैसे? द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द एडॉप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल। तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेटजी का मतलब होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल, यानी बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को किसी भी इंटरप्राइज के, उसको डिटरमाइन करना, और फिर डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, उसके लिए जो है कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना, और उस कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो रिसोर्सेज हैं आपको उसको एलोकेट करना, ताकि आपका जो गोल है उसको अचीव कर सकें। यही चीज़ क्या कहलाती है? स्ट्रेटजी कहलाती है। तो सिंपल सा क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमाइन करो, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करो, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव पाथ, अल्टरनेटिव टेक्निक्स यानी स्ट्रेटजी को जो है बनाओ और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करिए आपका जो है गोल को अचीव करने के लिए। वही चीज़ स्ट्रेटजी कहलाती है। इसी तरीके से माइकल पॉर्टर ने स्ट्रेटजी को डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा? क्रिएशन ऑफ ए यूनिक एंड वैल्यूड पोजीशन इन्वॉल्विंग ए डिफरेंट एक्टिविटी
एक्टिविटी फ्रॉम राइवल्स और परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी इन डिफरेंट वेज। तो माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब हो गया कि कोई अलग सा यूनिक वैल्यू जो है पोजीशन आप अपनी क्रिएट करो, एक्टिविटी क्रिएट करो यूनिक, यानी कि सबसे अलग हट के कर रहे हो, या फिर सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जो कि आपका राइवल यानी कि आपका दुश्मन कर रहा है या फिर आपका कंपटीटर कर रहा है, लेकिन डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। या तो आप यूनिक वे क्रिएट कर रहे हो या फिर सेम एक्टिविटी इन डिफरेंट वे आप कर रहे हो अपने कंपटीटर से। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? स्ट्रेटजी कहलाती है। क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यूड पोजीशन इन्वॉल्विंग ए डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम राइवल्स, राइवल्स मीन्स कंपटीटर, और परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज इन डिफरेंट वे, यानी कि जैसा राइवल कर रहा है वैसा ही आप काम करो लेकिन डिफरेंट वे में कर रहे हो, तो वो स्ट्रेटजी कहलाता है। स्ट्रेटजी डिफाइंस योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू अचीव दैम। तो स्ट्रेटजी क्या है? हम जल्दी बात करें तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी जो है लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करता है और उसको कैसे हम अचीव करेंगे टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव जो टेक्निक्स हैं उसके थ्रू, वही चीज़ क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी कहलाता है। तो अब आप स्ट्रेटजी समझ गए होंगे कि स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी क्या है? टेक्निक है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो आप कंपटीटर जैसा काम कर रहा है उससे कुछ यूनिक आप तरीका अपना रहे हो गोल को अचीव करने के लिए, या फिर जो कंपटीटर कर रहा है उसी के जैसा आप कर रहे हो लेकिन डिफरेंट वे में कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटजी कहलाता है। टेक्निक टू अचीव योर गोल, योर मिशन। अब हम बात कर लें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। आइगर एंसॉफ जो है आपके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के फादर्स कहलाते हैं। फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज आइगर एंसॉफ, जो रशियन अप्लाइड मैथमेटिशियन थे और एक बिजनेस मैनेजर भी थे। अब हम बात कर लें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टर्म से क्लियर है कि आप क्या करो, स्ट्रेटजी को मैनेज कर रहे हो। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन बाय डेवलपिंग प्लान एंड पॉलिसीज डिजाइन टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट दी प्लान। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या हो गया कि ओवरऑल एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे जो है प्लान और पॉलिसीज को डेवलप करते हो और उसको कैसे अचीव करना है और रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है उस प्लान को अचीव करने के लिए, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। वही चीज़ क्या कहलाता है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। यानी कि आपने जो भी प्लान आपने डिस्कस किया है, जो भी आपने पॉलिसीज बनाई हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, वही चीज़ क्या कहलाता है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में भी डिफाइंड एज द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटजीज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक इंटेंट। तो देखिए जो हमने कहा था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब कि स्ट्रेटजी को आपको मैनेज करना है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है जहां पे हम स्ट्रेटजी को कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको इवैल्यूएट करना है और कंट्रोल करना है, ताकि स्ट्रेटजिक इंटेंट यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव कर सकें। वही चीज़ क्या कहलाता है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। तो डायनेमिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटजीज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक इंटेंट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो क्या है नेचर, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो अभी आपने ऊपर ही एक दो देख लिया कि डायनेमिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का नेचर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब कि ये एक टाइम का प्रोसेस नहीं, ये कंटिन्यूअस, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक का ये प्रोसेस होता रहेगा। ऑनगोइंग ये चलता रहता है। स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा अपने मिशन को, ऑब्जेक्टिव को, गोल्स को अचीव करने के लिए। वन टाइम प्रोसेस नहीं कि एक बार आपने स्ट्रेटजी बना ली उसके बाद आप बैठ गए फिर सालों साल आपको वही स्ट्रेटजी चल रही, नहीं, आपको कंटिन्यूसली आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मीन्स कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, यानी कि एक ही स्ट्रेटजी आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते हैं। नॉट रिजिड, आप रिजिड नहीं हो सकते हैं। एक ही स्ट्रेटजी, एक गोल को अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी होगा, तो वहीं पे दूसरी टाइप के गोल को, दूसरे टाइप को मिशन को अचीव करने के लिए आपको दूसरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। डायनेमिक प्रोसेस है। इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि स्ट्रेटजी जो है किसी एक डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये मार्केटिंग को भी इन्वॉल्व करता है, फाइनेंस को भी, ह्यूमन रिसोर्स को भी, ऑपरेशन को भी जो है इन्वॉल्व करता है आपको स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए। इट इज ए हेरारिकल, ये हेरारिकल है, यानी कि ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यानी तीनों लेवल पे ही स्ट्रेटजी जो है चाहिए होती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को डील करने के लिए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स स्ट्रेटजी नॉट ओनली टेल्स अबाउट विजन एंड ऑब्जेक्टिव बट आल्सो द वे टू अचीव देम, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका विजन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बल्कि उसको कैसे अचीव करना है ये भी चीज़ क्लियर करता है। तो ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। बट ऑब्वियसली बात है कि जो भी हम स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं, जो भी हम टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए, क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर में हम वहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, उसके लिए हम टेक्निक्स स्ट्रेटजी जो है डेवलप कर रहे हैं। तो ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया, डायनेमिक प्रोसेस हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी है, हेरारिकल है, मल्टी डायमेंशनल है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये कुछ नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि क्या होता है कि वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। फिट का कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि लार्जेस्ट है या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिट का मतलब कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंज होता रहता है उसके साथ अपने आप को चेंज कर सके और जो चेंज है वो उसको अडॉप्ट कर सके सक्सेसफुली, तो वो फिट कहलाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेंगे जो फिट रहेंगे। तो फिट रहने के लिए, यानी कि आपको सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, चेंजिंग बिजनेस
बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा सक्सेसफुली। जैसे कि आपने बहुत सारे बिजनेसेस देखे होंगे, जैसे बजाज स्कूटर, एलएमएल स्कूटर हो गया, पीपीएल टेलीविज़न हो गया, नोकिया हो गया, कोडक हो गया, ये चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को जो है चेंज नहीं कर पाए, फेल हो गए कहीं ना कहीं, तो ये एक्सटेंट के कगार पे आ गए हैं आज के टाइम पे। जैसे कि 2G से 3G, 3G से 4G, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, मल्टीमीडिया फ़ोन्स आ गए, तो इन सब में जो है कहीं ना कहीं ये लोग लैग कर गए, तो जिसकी वजह से ये लोग एक्सटेंट कगार पे आ गए। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सही से इंप्लीमेंट कर लेंगे, स्ट्रेटजी फॉलो करके उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो फिर आप जो है सर्वाइव कर सकते हैं और आपका ग्रोथ भी होगा। तो गिव डायरेक्शन टू मूव अहेड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है कंपनी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे मूव ऑन करना है। ये आपको गोल्स को, मिशंस को जो है डिफाइन करने में हेल्प करता है, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स को जो है विजन क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन हेल्प्स टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि आपको जो है ये हेल्प करता है कि आप एक अपने कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर सकें, यानी कि किसी न किसी फील्ड में आप अपने आप को माहिर बना सकें और आगे चल के उसका आपको एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है, यानी कि आप वो जो एडवांटेज होगा आपके पास, वो जो कॉम्पिटेंसी होगी आपके कंपटीटर में वो चीज़ नहीं होगी, तो वो स्ट्रेटजी से ही आएगा। हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ रिएक्टिव, यानी कि आपको स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोएक्टिव बनाता है, यानी कि कोई भी चीज़ होने से पहले आप उसके ऊपर जो है एक्शन ले लेते हैं, यानी कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि अब जो है 5G का टाइम आने वाला है, 4G एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो आप 5G के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर देते हैं। ये नहीं कि सभी लोगों ने 5G अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद आप जो है 5G अडॉप्ट करने जा रहे हो, तो नहीं, आप पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, आपको प्रोएक्टिव बनाता है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन ऑफ एन इंटरप्राइज, यानी कि जो भी मेजर डिसीजन होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से हो, इन्वेस्टमेंट से हो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से हो, तो इन सभी चीज़ के लिए आपको जो है ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे आप जो है मेजर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बेसिस पे। इनहेंस द लॉन्गेविटी, इन्हेंस दी लॉन्गिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सर्वाइव कर रहे हो, फिट हो, तो फिर बट ऑब्वियस सी बात है कि आप लंबे समय तक बिजनेस को अपना रन कर सकते हो, तो ये आपके बिजनेस की लॉन्गिविटी को इंक्रीज करता है, इन्हेंस करता है, यानी कि आप जहाँ कुछ समय बाद बंद हो सकता था आपका ऑर्गेनाइजेशन, वहीं पे आप स्ट्रेटजिक अगर आपके सही तरीके से फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट हो रही है, तो आप जो है लंबे टाइम तक जो है आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। एंड लास्ट, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को जो भी फ्यूचर में आगे चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है या फिर जो भी कंपटीशन है वो उसको फेस करने के लिए प्रिपेयर करती है, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके और ग्रोथ कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के कौन कौन से लेवल हैं, कितने लेवल हैं? तो नॉर्मली स्ट्रेटजी के 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, दूसरा है बिजनेस या फिर कम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटजी, और तीसरा है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। तो ये 3 लेवल पे स्ट्रेटजी जो है फॉर्मुलेशन किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी देखिए, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि लार्ज बिजनेस, लार्ज ग्रुप, यानी कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस आप देखे होंगे जिनके कि कई सारे अल्टरनेटिव बिजनेस जो है कई सारे बिजनेस लाइंस में वो काम कर रहे होते हैं। जैसे कि सैमसंग का एग्जाम्पल ले लिए, तो सैमसंग जो है कैमरा भी बना रही है, सैमसंग लैपटॉप भी बना रही है, सैमसंग मोबाइल भी बना रही है, सैमसंग जो है रेफ्रिजरेटर्स भी बना रही है, तो अलग अलग बिजनेस लाइंस है उसके। तो जब जो सैमसंग कंपनी ओवरऑल बिजनेस को, यानी कि सारे बिजनेस लाइंस को लेकर इकट्ठा करके उस पर डिसीजंस लेती है, उस पर स्ट्रेटजी बनाती है कि कौन से बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस लाइन में कम इन्वेस्ट करना है, तो ये सबसे रिलेटेड जो ओवरऑल कंपनी जो है सैमसंग को लेकर बनाती है, स्ट्रेटजी बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। रिलेट्स टू द ओवरऑल स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, यानी कि सपोज से सैमसंग के पास फंड है तो कौन से बिजनेस लाइन में, कैमरे में फंड लगाना चाहती है, फिर सैमसंग में लगाना चाहती है, या फिर पैसा जो है और टेलीविजन में लगाना चाहती है, कौन से सेक्टर में लाइन में लगाना चाहती है, वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहलाता है। वहीं पे बिजनेस लेवल यानी क्या हो गया कि सपोज कि कैमरा एक बिजनेस है सैमसंग का, तो कैमरा जो बिजनेस लाइन है, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट भी कहते हैं अलग अलग बिजनेस को। तो सैमसंग का जो एक बिजनेस है वो कैमरे का है, सैमसंग टीवी का है सपोज करिए, तो टीवी मार्केट में दूसरे जो टीवी ब्रांड्स हैं उनसे कैसे compete करना है, टीवी मार्केट में दूसरे जो टीवी हैं उनसे कैसे compete करना है, उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है उस लेवल को, स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, बिजनेस या कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो refers how the organization compete in a given market, its approach to product development and to customers, यानी कि प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे कस्टमर्स को डील करना है गिवन मार्केट में, यानी कि सपोज सैमसंग जो है टेलीविजन मार्केट में, तो टेलीविजन मार्केट में कैसे जो है अपने कंपटीटर से डील करना है, उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे वो बिजनेस या फिर कंपिटिटिव लेवल स्ट्रेटजी कहेगी। वहीं पर जो ऑपरेशनल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी भी कहते हैं, वो क्या होता है कि हर बिजनेस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उस डिपार्टमेंट पर जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उसको हम फंक्शनल लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल
स्ट्रेटजी कहते हैं। और ये जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग बिजनेस का, यानी कि कैमरे का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। टीवी टेलीविजन जो मार्केट है, टेलीविजन जो एस बी यू स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट है, उसका अलग अपना डिपार्टमेंट होगा। तो हर बिजनेस लाइन के अपने अपने डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट जो है अपना स्ट्रेटजी जो बनाती है कि कैसे वो अपने बिजनेस को जो है इंप्रूव कर सकती है, जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है उसमें कैसे सपोर्ट कर सकती है, तो उसको हम ऑपरेशनल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ये लेवल ऑफ स्ट्रेटजी होती है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्टाफ होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। वहीं पे जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होते हैं वो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट के जो मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। वहीं पे जो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी होता है वो फंक्शनल मैनेजर द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, इनके द्वारा जो है वो डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। तो आपने डेफिनेशन याद की होगी, भी देखी आपने कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है। डायनेमिक प्रोसेस है फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द स्ट्रेटजी। तो यही क्या कहलाता है, यही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है। यानी कि आप स्ट्रेटजी को कैसे बनाएंगे, कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, यही क्या है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने जा रहे हो तो पहले आपको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो दैट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। पहले आप करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ऑडिट करेंगे और इंटरनल इन्वायरमेंट को ऑडिट करेंगे। उसके बाद फिर आप जो है क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज, अपने विजन मिशन को डेवलप करेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे और फिर आप उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो दैट इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में आपको तीन चीजें हैं, विजन मिशन को डेवलप करना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करना और फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना। जब आपने स्ट्रेटजीज डेवलप कर ली, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लिया, अब आपको क्या है स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना है। जो भी आपने डिसाइड किया कि ऐसे हम जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने के लिए हम ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म करेंगे, तब उसको जो है इंप्लीमेंट करना है, यानी कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, क्लासिफिकेशन करना है, डिवीजन करना है, वर्क का, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो सारी चीज़ें करके आप जो है स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हो। और फिर फाइनली क्या करते हो, आप इवैल्यूएट करते हो कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि क्या वो एक्चुअली में आपके ऑब्जेक्टिव्स को, जो मिशन या विजन है कंपनी का, उसको अचीव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन फिर से करते हो, कोई दूसरा स्ट्रेटजी डेवलप करते हो या फिर उसी को कैरी ऑन करते हो अगर वो कर रहा है तो मेजर और इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रेटजी। तो ये आपका जो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है कि पहले आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, फिर स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे जिसमें आप विजन मिशन डेवलप करते हो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करते हो और स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो। उसके बाद जो है स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उस इंप्लीमेंट करने के बाद आप उसको इवैल्यूएट करते हो, चेक करते हो कि उसकी परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, जो अपने स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आपने चूज किया है, टेक्निक चूज किया है विजन मिशन या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सही से अचीव कर रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है, मूव ऑन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसमें क्या करते हैं, स्ट्रेटजिक कंट्रोल लगाते हैं। स्ट्रेटजिक कंट्रोल यानी कि आप उसको स्ट्रेटजी को कंट्रोल करते हैं या फिर कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर कोई नई स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखिए कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज, लार्ज कंपनी, ठीक है। और गवर्नेंस का मतलब कि कैसे कंट्रोल किया जाता है किसी चीज़ को, हाउ यू गवर्न समथिंग, यानी कि कैसे आप रूल करते हो, कैसे आप रेगुलेट करते हो, कैसे आप कंट्रोल करते हो किसी चीज़ को। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया कि कॉर्पोरेट को, यानी कि कंपनीज को, बिजनेस इंटरप्राइज को कैसे आप गवर्न करते हो, कैसे आप चलाते हो, कैसे आप रूल करते हो, रेगुलेट करते हो। तो वही चीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गई। तो किस तरीके से इंटरप्राइज को डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी द वे इन विच इंटरप्राइजेज आर डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड। क्लियर। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल, प्रोसेस और लॉज बाय विच बिजनेस आर ऑपरेटेड, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल। भाई बिजनेस को रन करना है, ऑपरेट करना है, रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप रूल, प्रोसेस या लॉज तो बनाएंगे ही, उसको फॉलो करेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। तो द टर्म इनकम्प्रेसेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनीज स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स एंड मैनेजमेंट। यानी कि इस टर्म में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, सभी लोग को इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को इंक्लूड होता है जो कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करते हैं। यानी कि स्टेक होल्डर कौन, जो उस कंपनी से, जो उस कॉर्पोरेट से रिलेटेड होते हैं। वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, उस कंपनी के शेयर परचेज करके रखे हैं, वो कस्टमर हो सकते हैं, उसके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो सप्लायर हो सकते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट हो सकते हैं जो रूल, रेगुलेशन, टैक्सेस इकट्ठा कर रही है, और फिर वो मैनेजमेंट हो सकता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉई, सीईओ, ये सब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अगर किसी कंपनी का, किसी
कॉर्पोरेट का ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, तो फिर वहाँ पे इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पॉजिटिव पड़ेगा इन सभी पे। अगर बैड इम्पैक्ट है तो इन सभी पे नेगेटिव पड़ेगा। आप देखते होंगे बहुत सारे केसेस निकलते हैं कि कुछ कंपनी में फ्रॉड हो जाता है। तो अगर जब कंपनी में फ्रॉड होता है ना, तो कंपनी में फ्रॉड होने से वहाँ के सभी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि कस्टमर्स का, बैंक कोई भाग गई तो कोई बैंक का कोई जो है पैसा लेके भाग गया तो कस्टमर के पैसे डूबते हैं, कंपनी का पैसा डूबता है, और जो है गवर्नमेंट को लॉस होता है, गवर्नमेंट का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बैड गवर्नेंस होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए, यानी कि सभी काम रूल रेगुलेशन लॉस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एथिकल होने चाहिए। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इट क्रिएट अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रैक्टिस दैट डिटरमाइन हाई कंपनी ऑपरेट्स। यानी कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, ये रूल और प्रैक्टिस को डेवलप करता है, बनाता है, जिससे कि कैसे कंपनी ऑपरेट होगा उससे को डिटरमाइन किया जा सकता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लॉज बने हैं। तो लॉज क्यों बनाए गए हैं? लॉज इसीलिए बनाए गए हैं कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए तो आप सही काम करेंगे, नहीं तो फिर आप गलत काम करेंगे तो आपको उसके लिए भी आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, वो प्राइमरी फोर्स होते हैं इन्फ्लुएंसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है भाई, रूल रेगुलेशन लॉज सभी के लिए बनाए गए हैं, सबको पता है कि क्या रूल है क्या रेगुलेशन है, लेकिन उसको फॉलो करवाना किसका काम होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कॉर्पोरेट में, कंपनी में जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, उसको फॉलो करवाने का काम किसका है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बीओडीज जो हम कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इनको देखना होता है, इनको चेक करना होता है कि रूल रेगुलेशन जो है सभी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है वो एथिकली परफॉर्म किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, यानी कि किसी भी कंपनी का गवर्नेंस अच्छा है या बुरा है, वो आप जो है इन चार चीज़ों से जान सकते हैं: अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर किसी कॉर्पोरेट में, कंपनी में अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि जवाबदेही है, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, यानी वहाँ की गवर्नेंस अच्छी है। ट्रांसपेरेंसी है, यानी जो भी काम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी है, सभी को पता है कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, कोई भी चीज़ छुपा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो सकता है। फेयरनेस, फेयरनेस मीन्स कि आप जो है वहाँ पे सभी को इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, या फिर आपके जानने वाले हो, रिलेशन के बेसिस पे हो, आप कोई भी वहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जो जिसके काबिल है आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरा काम नहीं था, तो फिर वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये तो मेरा काम नहीं था, ये तो उनका काम था, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, कि अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर है, बैड है। तो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन कास्ट डाउट ऑन ए कंपनीज ऑपरेशन एंड इट्स अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज का पुअर है, ख़राब है, तो वो उसकी वजह से कंपनीज ऑपरेशन पे डाउट आ सकता है और अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डाउट आएगा, यानी कि ये कंपनी ख़राब करे। जैसे कि आपने देखा होगा मैगी में ये केस आया था कि मैगी में जो है कुछ मिलाया जाता है जो कांच टाइप का होता है। तो इससे क्या पड़ा, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मैगी के प्रोडक्ट्स को लोग जो है परचेज कम करने लगे, और इससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है कहीं ना कहीं डाउट हुआ और कंपनी के ऑपरेशन पे भी डाउट हुआ। क्लियर? तो इससे जो है आपको देखना होता है, किसी बैंक में धांधलेबाजी हो जाती है, तो उस बैंक में अगर कोई धांधलेबाजी हो गई ना, फ्रॉड हो जाता है, तो फिर जो है उस बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, उनके मन में फिर कहीं ना कहीं डाउट आने लगता है कि पता नहीं ये कंपनी सही है कि नहीं है, बैंक सही है कि नहीं है, डूब गई तो क्या होगा। तो फिर कहीं ना कहीं उससे नेगेटिव इम्पैक्ट और इकोनॉमी को भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प कंपनीज बिल्ड ट्रस्ट विद इन्वेस्टर एंड द कम्युनिटी। अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो इससे क्या होता है कि इससे जो है कंपनी ट्रस्ट बिल्ड करती है, वो इन्वेस्टर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी मीन्स पीपल, कस्टमर, एम्प्लॉय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सभी के साथ जो है एक अच्छा ट्रस्ट जो है बिल्ड होता है। तो हमेशा जो है कंपनीज को, कॉर्पोरेट को गुड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, यानी रूल रेगुलेशन लॉज को फॉलो करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, यानी कि अगर आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, यानी कि आप गुड गवर्नेंस में आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि जितने भी उस कंपनी से, एंटरप्राइज से जुड़े लोग हैं, सभी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। वो रूल रेगुलेशन या फिर जो भी आपके प्रैक्टिस है वो इस तरीके से हैं कि आप जो है सभी स्टेक होल्डर्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस
अच्छा होगा। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो भी वेल्थ जनरेट हो रही है, चाहे वो मनी टर्म्स में हो, चाहे वो आपके जो भी आपने बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसका सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने मशीनरी खरीद ली, उसको सही से आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, तो वो भी क्या है, वेल्थ का नुकसान है, यानी कि आप कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कॉर्पोरेट की, कंपनी की, इंटरप्राइज की, उसको भी आप सही टाइम पे सही तरीके से पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई भी धांधलेबाजी नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो सबसे अच्छा प्रैक्टिस किया जा सकता है मैनेजमेंट के टर्म में, वो आप जो है कर रहे हो, यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट आप दे रहे हो। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मैनेजमेंट का मतलब ये क्या हो गया कि आप जो है कम से कम में अच्छा से अच्छा आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। कॉम्प्लियंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी कि आपको लॉ को लेटर यानी कि इन रिटर्न भी आपको फॉलो करना है, और साथ ही साथ स्पिरिट यानी कि इनहेरिट पे करना है, कि इस लॉ को ये नहीं कि खाली दिखाने के लिए फॉलो करो, नहीं, आपको अंदर से फॉलो करना चाहिए। और लास्ट इज एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो, एडहेर कर रहे हो, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हो, उसको अमल में लाते हैं। ये नहीं कि खाली दिखाने के लिए आपने लगा दिया लिस्ट की ये हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, फॉलो एक भी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो जैसा कि पता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि कॉर्पोरेट जो है वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, यानी कि जो कंपनी है उसको ऑपरेट करने के लिए क्या रूल्स होंगे, क्या प्रैक्टिसेस होंगी जो कि फॉलो की जाएंगी, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। और एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपनी के इमेज को बिल्ड करता है, यानी कि पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के बीच में, कम्युनिटी के बीच में। क्लियर। वहीं पर अगर बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो उस केस में कंपनी के ऑपरेशंस पे जो है वहां पर डाउट होता है, और अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिट क्या होगी, कंपनी की प्रॉफिट वो डिक्रीज होने लगेगी। तो इसलिए अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छे रूल्स, अच्छे प्रैक्टिसेस कंपनी को फॉलो करना जरूरी है। तो ट्रेंड्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि आज के टाइम पे, लेटेस्ट टाइम पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, जो नई नई प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो की जा रही हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, जनरल चेंज और डेवलपमेंट, यानी कि पहले जिस तरीके से कंपनी ऑपरेट होती थी अब उसमें जो है बदलाव हो गए हैं। अब जो कंपनी है वो डिफरेंट नए नए प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट कर रही है, नए नए तरीके जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए यूज करती हैं। क्लियर। तो अब हम बात करें कि कौन कौन से वो नए ट्रेंड हैं या फिर नए प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ईएसजी इंटीग्रेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट इंटीग्रेशन। यानी कि अब क्या हो गया है कि जो कंपनी है वो क्लाइमेट चेंज पे भी ध्यान दे रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रमोट कर रही है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रही है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, कस्टमर्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, सबके लिए जो है वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल है और प्रॉपरली सही तरीके से उनके लिए जो है वहाँ पर वर्क कर रही है। गवर्नमेंट के रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो कर रही है और टाइमली जो है वो टैक्सेस को पे कर रही हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है वो फॉलो कर रही हैं। तो ईएसजी इंटीग्रेशन, यानी कि पहले क्या था, पहले टाइम पे कंपनीज का मेन मोटिव होता था कि प्रॉफिट अर्न करना, बाकी सोसाइटी के लिए वो कुछ नहीं करते थे, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को भी कहीं ना कहीं वो अवॉइड करते थे। तो अब ये चीज़ें बदलाव हो गई है, इनमें बदलाव हो गया है। अब जो है जो कंपनीज हैं वो इन्वायरमेंट पे भी फोकस करती हैं कि उनका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, सोसाइटी पे भी जो है ध्यान देती हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए वो काम करें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को भी जो है वो प्रमोट करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। क्लियर। एनवायरमेंट का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि आप फोकस कर रही हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने पर। क्लियर। वो क्या कर रही हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे फोकस कर रही हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने पे फोकस कर रही हैं, रीयूजेबल प्लास्टिक या फिर रीयूजेबल बैग्स पे काम कर रही हैं। क्लियर। पेपर बैग्स को जो है लॉन्च किया जा रहा है जिससे कि इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो। क्लियर। तो ये ईएसजी इंटीग्रेशन है, तो ये जो है प्रैक्टिसेस अब फॉलो किए जा रहे हैं। और जब कोई भी कंपनी ये इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नमेंट को लेकर जो है अच्छे प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी तो उसका जो है सोसाइटी में इमेज अच्छा बनेगा, लोग उसके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे और अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। इसी तरीके से डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम पे सारा कुछ डिजिटलाइज्ड है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो कॉर्पोरेट जो कंपनी है वो भी
डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम कंपनीज में ऑनलाइन जो है वहाँ पर डेटा सेव हो रहा है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे वर्क हो रहा है, आप जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, क्लियर, कंपनी का सारा रिकॉर्ड जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो ये डिजिटलाइजेशन है और टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो बोर्ड्स आर इंक्रीजली रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे रिस्क को मैनेज करना हो, चाहे इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो, टेक्नोलॉजी पे, डिजिटलाइजेशन पे जो है डिपेंडेंसी अब कॉर्पोरेट कंपनीज की हो गई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इनका जो है इस्तेमाल हो रहा है गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने के लिए, एंड प्रोवाइड इंसाइट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, और एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए भी जो है एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल वहाँ पर और कंपनीज में और कॉर्पोरेट्स में हो रहा है। क्लियर, तो ये भी जो है नया ट्रेंड है, ये वो प्रैक्टिस है जो कि आज के टाइम पे कंपनीज जो है वो फॉलो कर रही हैं और उस इस पे जो है वो फोकस करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर कंपनीज ये दोनों ही, ईएसजी इंटीग्रेशन और डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक ऐसा ट्रेंड है, अगर कंपनीज इसको फोकस नहीं करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो कंपनीज पीछे रह जाएंगे और कंपनी का कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कंपनी की इमेज जो है वो डाउन होगी, चाहे वो डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने से हो। क्लियर, वहीं पर नेक्स्ट है दैट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी कि अब कंपनीज में आपको जो है किसी एक ही लोकेलिटी के लोग, एक ही जेंडर के लोग देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो है कंपनीज में डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता पे जो है वहां पर फोकस किया जा रहा है। बोर्ड्स आर प्रायोरिटाइजिंग डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, रेस, एथनिसिटी एंड बैकग्राउंड, यानी कि कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो उससे मैटर नहीं करता है, सब कैटेगरी के लोग, सब जेंडर के लोग, सब रेस के लोग जो है वो एक कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो बोर्ड्स जो है इसको प्रमोट कर रही है कि हर टाइप के लोग, हर जेंडर के लोग, हर रेस के लोग जो है यहाँ पर काम करें। इससे एक बेनिफिट क्या होता है कि जब वहां पर डिसीजन मेकिंग लेना होता है, इनोवेशन करने के लिए जो है वहां पर आइडियाज चाहिए होते हैं, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो इस केस में ये जो है, जो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कैटेगरी के लोग वर्क कर रहे होंगे, तो इससे कॉर्पोरेट के पास, कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक अच्छा जो है इनोवेटिव आइडिया जनरेट कर सके। भाई अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे, अलग अलग जो है डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, डिफरेंट रेस के लोग हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में अलग अलग आइडियाज आएंगे और फिर जो भी बेस्ट आइडिया होगा उसको सेलेक्ट करके उस पर वर्क किया जा सकता है। तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे फोकस किया जा रहा है। डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, इंक्लूजन सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं पर अगला जो ट्रेंड है दैट इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो पहले क्या होता था कि पहले कंपनीज, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या फिर कह लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो लोग अपनी मीटिंग्स करते थे, वही लोग जो है डिसीजन मेकिंग करते थे और सिक्रेसी को वहां पर जो है मेंटेन किया जाता था। और जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर हैं, कम्युनिटीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, इन सबको जो है ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता था या हर चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। बोर्ड्स आर एंगेजिंग विद अ वाइडर रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, कम्युनिटीज एंड रेगुलेटर। तो अब आप देखेंगे तो जो कंपनीज हैं वो जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, अब कस्टमर के साथ भी जो है वहां पर इन्वॉल्व किया जाता है, कस्टमर को भी इंगेज किया जाता है कंपनीज के साथ, कम्युनिटीज, जो एम्प्लॉइज हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, सबको जो है यहाँ पर कंपनीज के साथ इंगेज किया जा रहा है। अलग अलग फंक्शंस जो है परफॉर्म करके, अलग अलग जो क्या कहते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करके लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो दैट इज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। स्टेक होल्डर का मतलब क्या हो गया कि कंपनी से जितने भी लोग जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको स्टेक होल्डर कहते हैं। क्लियर, शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के शेयर जिनके पास, उनको शेयर होल्डर कहते हैं। और कंपनी से जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, चाहे उनका प्रोडक्ट परचेज करते हो, चाहे उनके यहाँ पे एम्प्लॉय हो, चाहे सोसाइटी के लोग हों, तो वो सब स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। क्लियर, तो उन सबको एंगेज कर रही है कंपनीज। अब ये नहीं कि अपने में रह रही है, खाली प्रोडक्ट बेचना काम है, नहीं, सोसाइटी पे भी ध्यान दे रही है, सोसाइटी को जो है वहाँ पर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, जो है इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो हर तरीके से जो है स्टेक होल्डर को एंगेज करके रखा है। दिस इंक्लूड एड्रेसिंग इशूज लाइक फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, लेबर को जो है सही तरीके से जो वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, उनको वेलफेयर दिया जाता है, उनको टाइमली पेमेंट किया जा रहा है। कम्युनिटी इंपैक्ट, सोसाइटी जो कॉर्पोरेट है, कंपनी है, उसका सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। एथिकल सप्लाई चेन, यानी कि जो सप्लाई हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, वो सही तरीके से हो रही है, कहीं पर भी कोई जो है वहाँ पर जमाखोरी नहीं हो रही है। बहुत बार होता है ना कि कंपनीज स्टोर करके रख लेते हैं, जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है, ज़्यादा हो जाती है डिमांड, तब जो है वो हायर प्राइसेस पे प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो स्टेक होल्डर इंगेज
एंगेजमेंट, इस पर भी जो है कॉर्पोरेट में ध्यान दिया जाता है, कंपनीज इसको भी फोकस कर रही हैं। क्लियर। और इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहले क्या होता था कि पहले उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वर्क में नहीं होती थी, कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है वो सबको नहीं पता होता था। क्लियर। अकाउंटेबिलिटी, कंपनीज सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी, लेकिन अब जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी करने का मतलब क्या है कि कंपनीज खुद ही अपना जो है बैलेंस शीट जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करती हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है। क्लियर। ट्रांसपेरेंसी इन वर्क, यानी कि कंपनी कैसे कैसे अपना काम परफॉर्म करती है, क्या उनका प्रोसेस है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनीज खुद ही उनका वीडियो रिलीज करती है कि उनके यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट बनता है, कितनी साफ सफाई से प्रोडक्ट बनता है, कितने जो है हाइजीनिक तरीके से जो है प्रोडक्ट बन रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि यहाँ पर जो है, अब रेस्टोरेंट में आप देखिए बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर वो जो है शीशा लगा देते हैं और आप शीशे से देख सकते हो कि अंदर खाना कैसे साफ सफाई से बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी, तो इसी तरीके से कंपनीज में भी जो है ट्रांसपेरेंसी पे फोकस किया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी, सभी को जो है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। कंपनीज खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर उठाती हैं अगर कोई भी वहाँ पर गलती होती है किसी से। इन्वायरमेंट के लिए अगर कोई नुकसान पहुँच रहा है कंपनी की वजह से, तो कंपनी खुद उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और उसके लिए काम करती है। तो अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कंपनीज खुद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप देखिए, बैलेंस शीट जो है पब्लिश हो रही है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, क्या क्या परफॉर्म किए जा रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना, कंपनसेशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये सब जो है वहाँ पर किया जा रहा है। कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड टू बिल्ड ट्रस्ट विथ स्टेक होल्डर। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी क्या है, एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना। तो कंपनी जो भी एक्शन परफॉर्म करती है उसके लिए कंपनी को वहाँ पर अकाउंटेबल किया जाता है, उसके लिए उसको जो है वहाँ पर ब्लेम किया जा सकता है अगर गलत काम किया है, और वहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है अगर सही काम किया गया है, ठीक है, जिससे कि स्टेक होल्डर का ट्रस्ट वहाँ पर जो है वो बिल्ड होता है। एंड दिस इंक्लूड एड्रेसिंग इशूज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑफ द बुक्स अकाउंटिंग, अदर क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस। इन सब चीज़ों पर फोकस वहाँ पर किया जा रहा है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, ऑफ द बुक अकाउंटिंग हो रही है, क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस वहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, यानी कि ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसपे क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए कंपनीज को वहाँ पर अकाउंटेबल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो है ट्रेंड्स में है, यानी कि कह लीजिए कि ये चेंज हुई है। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, अब जो है इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है, कंपनीज कॉर्पोरेट जो है इस पे फोकस करती हैं। तो ये जो है कुछ ट्रेंड्स थे इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ईएसजी इंटीग्रेशन, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नमेंट को इंटीग्रेट किया जा रहा है, उस पर उनको ध्यान में रख के काम किया जाता है। डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे ध्यान दिया जाता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जो है कंपनीज में काम करें। स्टेक होल्डर को इंगेज किया जा रहा है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे रेगुलेटर्स हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों। और वहीं पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे भी फोकस किया जाता है कि जो भी काम हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई भी वहाँ पर धोखाधड़ी ना हो। और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कोई भी काम होगा, कोई भी गलत काम हुआ चाहे सही काम हो, उन दोनों के लिए ही कंपनी जो है वो अकाउंटेबल होगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी कंपोजिशंस, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली होता क्या है, तो हम कंपनीज़ में देखते हैं कि कंपनीज़ में शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के ओनर कहे जाते हैं, क्योंकि ये शेयर्स होल्ड करके रखते हैं और इन्हीं से कंपनी रन कर रही होती है। लेकिन कंपनी को चलाने की जो जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, वो शेयर होल्डर्स नहीं करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये मैनेजमेंट का जो राइट है वो ट्रांसफ़र करते हैं किसी ट्रस्टेड पर्सन को। ये जो ट्रस्टेड पर्सन होते हैं जिससे ये अपना राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि वो अब कंपनी को एडमिनिस्टर करेगा, मैनेजमेंट करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे देते हैं, दैट इज़ डायरेक्टर। अब इनकी ही कंपोजिशन को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया, और वहाँ पे कहा गया कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका जब एक समूह होता है, ग्रुप होता है, 2, 4, 5, 6, एक जो ग्रुप होता है, इसी को हम कहते हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। और ये क्या करते हैं? पूरी कंपनी को रन करा रहे होते हैं, राइट। अब ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट क्यों किए गए? डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। किस चीज़ को सुपरवाइज करेंगे? इन सब चीज़ों को, कंपनी की सारी फंक्शन को, जितना भी कंपनी में वर्क होता है उन सब चीज़ को एडमिनिस्टर करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, राइट। अब यहाँ पे साथ में ही इस कंपनीज एक्ट में ये भी बताया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बीइंग एंड डायरेक्टर्स कौन लोग हो सकते हैं? कोई भी इंडिविजुअल है वही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है।
अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एसोसिएशन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो ये लोग एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। तो डायरेक्टर कौन बनेगा? अगर वो एक इंडिविजुअल पर्सन होगा तो ही वो डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो सकता है। ओके अब यहाँ पे जब डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करने की बात की गई तो उनकी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन को भी इस सेक्शन में डील किया गया, कंपनीज एक्ट के सेक्शन में डील किया गया है। तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया कि एज सच कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए। मींस अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास खुद के शेयर्स होने चाहिए उस कंपनी को, जिसको कहते हैं क्वालिफाइड शेयर्स, तो तभी आप वहाँ उस कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। एंड डिस्क्वालिफिकेशन में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी लिस्ट है जिसको कहा जाता है कि ऐसे लोग कभी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं। तो सेक्शन 149 के हिसाब से इस बारे में डिस्कस किया गया। ये जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंस्टिट्यूट करने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने डायरेक्टर्स चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, उनका वो किस टाइप के होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम कंपोजिशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले ही बताया गया है कि इंडिविजुअल जो डायरेक्टर होते हैं उनके ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, उनकी कलेक्टिव बॉडीज़ को ही हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। तो किसी भी कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर फिक्स किए जाते हैं। कंपनीज एक्ट ने कहा कि प्राइवेट कंपनी के लिए अलग मिनिमम नंबर है और पब्लिक कंपनी के लिए अलग है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। मतलब अगर आप एक पब्लिक कंपनी है और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कह रहे हैं तो कम से कम उसमें कितने मेंबर होने चाहिए? 3 मेंबर्स होने चाहिए। इसी तरह अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने चाहिए। अब यही 2 डायरेक्टर क्या बन गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, राइट। अगर एक 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ पे तो 1 पर्सन कंपनी के केस में जो मेंबर होता है वही क्या बनता है? डायरेक्टर कहलाता है और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि मैक्सिमम किसी भी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मिनिमम पब्लिक और प्राइवेट का तो बता दिया गया, मैक्सिमम कितने होंगे? 15 होंगे। पर 15 से ज़्यादा भी डायरेक्टर आप चाहें तो अपॉइंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। पहले उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ही 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर से ज़्यादा के डायरेक्टर आप अपने बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जनरल मीटिंग जब होती है शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसको हम कहते हैं जनरल मीटिंग। तो इस जनरल मीटिंग में 2/3 मेंबर्स जो हों वो क्या करें? आपको अप्रूव करें। 2/3 मेंबर्स अगर एग्री कर जाएंगे, अपनी कंसेंट दे देंगे कि हाँ भाई इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज़ करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ता है। तो दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि कितने होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक चीज़ है कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम की बात हुई है, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पे एक डायरेक्टर कम से कम वो रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि वो इंडिया में 182 डेज़ कम से कम स्टे किया हो। अब 182 डेज़ कब से? तो प्रीवियस कैलेंडर ईयर जो होता है, जैन टू दिसंबर का कैलेंडर ईयर होता है, तो प्रीवियस कैलेंडर ईयर में वो 182 दिन के लिए इंडिया में स्टे किया हो। अगर वो इंडिया में स्टे किया है तो हम उसको रेसिडेंट मानेंगे, और रेसिडेंट है तो अब ऐसा पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए। आपके इस मिनिमम नंबर में एक पर्सन तो रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली एक्ट के हिसाब से क्या कंपोजिशन बताई गई। तो वहाँ कहा गया कि एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। अब ये एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इन्हीं को हम कहते हैं कि ये इंटरनल हैं। कैसे? जो कंपनीज के अंदर के डायरेक्टर्स होते हैं, मींस इनसाइडर डायरेक्टर्स। तो ये कैसे होते हैं? ये होल टाइम डायरेक्टर होते हैं। अगर ये अपॉइंटेड हैं तो ये कंपनी में प्रॉपर रहेंगे, वर्किंग करेंगे, तो इन्हीं को कहते हैं कि ये एम्प्लॉई होते हैं, कंपनी के प्रॉपर एम्प्लॉई होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ये एग्जीक्यूटिव हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? इसी को हम आउटसाइडर भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो
एक से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टरशिप के पोस्ट को होल्ड कर रहे होते हैं। मींस बीइंग ए डायरेक्टर वो एक से ज़्यादा कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के पर्सन्स को हम कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये आउटसाइडर डायरेक्टर्स हैं। तो ये कैसे होते हैं, जैसे प्रोफेशनल डायरेक्टर होते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर हो गए या स्टैट्यूटरी डायरेक्टर्स हो गए, इस तरह के लोगों को हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। अगर इनके बारे में कहा जाए तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो रेम्युनरेशन तो अपनी लेते ही लेते हैं, साथ में सिटिंग फीस भी चार्ज करते हैं कि जैसे मैं आपकी कंपनी में 2 घंटे के लिए आऊँगा या 5 आवर्स के लिए आऊँगा, तो या वीक में 3 डेज सिटिंग करूँगा, तो मैं उसके हिसाब से भी अलग चार्जेस दूँगा। तो ये हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो कहा गया कि जब ये बोर्ड कंस्टिट्यूट की जा रही है तो वहाँ एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए, दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर और क्या चीज़ होनी चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। पर क्या ये एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर सभी के लिए है, तो नहीं, सभी के लिए एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर नहीं होती है। किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर हो। लिस्टेड कंपनी जैसे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे प्राइवेट लिस्टेड भी आ गई और पब्लिक लिस्टेड भी आ गई। और लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे आप NSE BSE देखते हैं स्टॉक मार्केट, तो जब कंपनीज NSE या BSE में रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उन कंपनीज़ को हम बोलते हैं कि ये लिस्टेड कंपनी है। मीन्स उस पर SEBI की गाइडलाइंस भी एप्लीकेबल हो जाती हैं, वो SEBI के नॉर्म्स को भी फुलफिल करने लगती हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। तो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक हो, अगर वो लिस्टेड है तो उसके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉन लिस्टेड हैं पर आप एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, नॉन लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी है, तो वुमेन डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप नॉन लिस्टेड हैं लेकिन आप क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, तो भी आपको वुमेन डायरेक्टर तभी अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की हो, या फिर आपका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का है। अगर इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो है तो उस केस में आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा अपने बोर्ड में, राइट। और क्या है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंप्राइजेज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो ये भी कहा जाता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करने वाले हैं उसमें से कम 50% डायरेक्टर्स तो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, क्योंकि इनको मानते हैं कि ये नॉन बायस्ड होते हैं, ये बायस नहीं होंगे और इंडिपेंडेंट जजमेंट ले पाएंगे, इसीलिए माना जाता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। एग्जीक्यूटिव कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो कंपनी में अगर कोई रॉन्ग इंटेंशन से, मैलिफाइड इंटेंशन से वर्क हो रहा होगा तो वो उन चीज़ों को बाहर नहीं लाएंगे, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे तो वो उन चीज़ों को भी ध्यान देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये पूरी कंपोजिशन हो गई किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पहले मैं बता दूं कि बीइंग एन डायरेक्टर आपके पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए, डिन नंबर जिसे कहते हैं। उसके लिए भी डायरेक्टर्स अप्लाई करते हैं और तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आप उन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर पाएंगे, आप सारे नॉर्म्स को पूरा कर पाएंगे जब आपके पास वो डिन होगा, और डिन के लिए डायरेक्टर्स को अप्लाई करना पड़ता है, राइट। अब ये कंपोजिशन में ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये कंपोजिशन कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है। तो जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जैसे नहीं कि एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये कौन अपॉइंट करेगा। तो किसी भी कंपनी में जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है वो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से होता है। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है उसी वक्त आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम मेंशन हो जाता है, तो वो एज अ डायरेक्टर बन जाते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर वहाँ होते हैं। पर अगर मान लीजिए कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में कोई बात नहीं कही कि कौन बोर्ड में बैठेगा, कौन होगा डायरेक्टर, तो उस केस में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वहाँ के जो सब्सक्राइबर होते हैं, वहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है तो वहाँ पे साइन होते हैं सब्सक्राइबर जिनके सिग्नेचर्स होते हैं और जिनके एड्रेस वगैरह सारी डिटेल दी जाती है। तो उन सब्सक्राइबर्स में से भी हम डायरेक्टर्स को रख सकते हैं। तो ये तो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर हो गए, राइट। तो ये AOA या MOA से आ गए। इसके बाद के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो बाकी जो डायरेक्टर्स की बात हम करते हैं कि 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, बाकी जो कहानी हम कर रहे हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। कहाँ पे अपॉइंट करेंगे, तो शेयर होल्डर्स अपनी जनरल मीटिंग अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स की एक ही मीटिंग होती है, दैट इज जनरल मीटिंग, या फिर वो EGM बुलाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
तो ये जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है उसी वक्त ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो उनकी अपॉइंटमेंट एजीएम में होती है शेयर होल्डर्स के थ्रू, राइट। अब हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की? तो ये क्या करते हैं, एनुअल बजट्स बनाते हैं। एनुअल बजट बनाने का मतलब ये हो गया कि पूरी कंपनी को ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर देते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए उनको कितना सेल्स का बजट रखना है, रेवेन्यू का कितना रखना है, एक्सपेंडिचर का कितना रखना है, किस हिसाब से हर चीज़ें मैनेज करनी है, ये बजट भी कौन तैयार करता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इसके अलावा जो सीईओ होता है, क्योंकि डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इनके पास ऑलमोस्ट सारी पावर्स आ जाती है, क्योंकि ओनर ने अपने सारे राइट्स को उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और ओनर थे शेयर होल्डर्स। तो अब जो सीईओ वगैरह अपॉइंट होंगे वो किसके थ्रू होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंट होते हैं। तो ये अपने वोटिंग पावर के थ्रू सीईओ को इलेक्ट करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कई लोग हो गए, 10, 12, 15 जितने भी आपकी कंपनी है उनके कंपनी में चाहिए हैं, उसके हिसाब से अपने डायरेक्टर रखें। अब उनमें से जिस पे ज़्यादा वोट पड़ेगा वो सीईओ अपॉइंट होता है, राइट। तो सीईओ की अपॉइंटमेंट भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। इसके अलावा कंपनसेशन एंड अरेंजमेंट्स ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, तो जितने भी सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए या ऑडिटर हो गए, इनको क्या रेम्युनरेशन पे करनी है या कोई इश्यूज़ हैं तो उसको रिजॉल्व करना है, इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी करते हैं। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई, मींस कि पोस्ट तो फिल कर दी गई थी पर कोई प्रॉब्लम आ गई, डेथ हो गई पर्सन की या वो डिस्क्वालीफाई कर गया, तो कैजुअल मतलब टेन्योर से पहले ही उसको उस पोस्ट से वैकेंट कराना पड़ा, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो उस कैजुअल वैकेंसी को भी कौन फिल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट ऑडिटर हो गया, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा अगर कोई अल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करनी है अल्टरनेट डायरेक्टर्स की, तो वो भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं अपॉइंट, राइट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये क्या करते हैं कि सेट आउट कंपनीज रूल्स, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़। तो कंपनी के लिए पॉलिसीज़, रूल्स, ये जितने भी नॉर्म्स हैं वो कौन फ्रेम करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रेम करते हैं। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करना है, गवर्नेंस में चेंजेस करनी है, तो ये सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। सारी चीज़ें करने के साथ ही उनकी ये भी ड्यूटी बनती है कि वो कंटिन्यूअस उसको मॉनिटर करते रहें, सुपरवाइज करते रहें जितने भी अफेयर्स हैं कंपनी के, कि जिससे कि वो जो परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए वैसी है या नहीं, आपकी कंपनी जिस मोटिव से इस्टेब्लिश हुई है, जो ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस गोल्स के साथ इस्टेब्लिश हुई है, वो सब वो अचीव कर पा रही है या नहीं, ये भी रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। तो ये सारा का सारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल करना ही इस टर्म का मेन मोटिव है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो भी कंपनीज़ होती हैं, यहाँ पे क्या सभी कंपनीज़ का मेन मोटिव होता है, बिज़नेस बनाने का ही मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट मोटिव से ही वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही एम ना रहे, और अगर वो प्रॉफिट कमाती हैं तो उसके साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी वो वर्क करें। इसीलिए इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया और बाय लॉ के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसे कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में इस टर्म को डिफ़ाइन किया गया और बताया गया कि जो भी कंपनीज़ हैं वो अगर पर्टिकुलरली एक क्राइटेरिया दिया गया कि अगर इस क्राइटेरिया से एक्सीड उनकी प्रॉफिट या टर्नओवर या नेटवर्थ होता है तो उन्हें जो है सोसाइटी के लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे अपने प्रॉफिट में से। बेसिकली CSR सिर्फ इतना सा ही है कि जो भी कंपनीज़ हैं, अगर आप इस सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, आप इनके नॉर्म्स में आते हैं, तो आपको सोसाइटी के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन खर्च करना पड़ेगा। अब जो खर्च करना पड़ेगा वो कहाँ करना पड़ेगा, किस तरह की चीज़ों को हम कहेंगे कि हम सोसाइटी के लिए खर्च कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन की गई शेड्यूल 7 में। तो अगर आप वहाँ करते हो तो आपने सारी आप ये माना जाएगा कि आपने CSR के नॉर्म्स को पूरा कर लिया है, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि CSR क्या हो गया। तो CSR एक आइडिया है
जहाँ पे हम बिज़नेस को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि जिस सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए भी वो कुछ वर्क करें, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वो खर्च करें। तो दैट इज़ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये एक टर्म ही नहीं है, जैसे मैं अगर आपको सिर्फ बोलूँ कि आप CSR पे खर्चा करिए तो शायद आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर लॉ के थ्रू ये इम्प्लीमेंट करा दिया जाए कि तो आपके लिए ये मैंडेटरी बन जाएगा कि हाँ भाई अब तो करना ही करना है। तो CSR को कहाँ पे डिफाइन किया गया? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में। वहाँ पे कहा गया कि अगर आप बीइंग एन कंपनी, अगर कोई भी कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आपकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दायरे में आ जाते हैं, राइट। और अब आपको CSR के लिए खर्चे करने की ज़रूरत है। अब ये जो हम देखेंगे कि नेटवर्थ, टर्नओवर और आपका नेट प्रॉफिट, वो कब देखेंगे? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, राइट। लाइक अभी जनवरी चल रही है, जनवरी 2022, तो जो फाइनेंशियल ईयर हुआ वो कौन सा चल रहा है अभी? अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, राइट। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो अगर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरेशन में किसी भी कंपनी की नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट इतने अमाउंट से एक्सीड करेगी तो उस पर सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उन्हें क्या करना होगा? उन्हें अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन, कुछ एक्टिविटीज़ जिसको हम सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कहते हैं, उन एक्टिविटीज़ पे खर्चा करना पड़ेगा। सारा का सारा प्रॉफिट उनका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी CSR में आ चुकी है, उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है, पर लगातार 3 साल ऐसे हुए, मतलब ड्यूरिंग लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कि कंटिन्यूस 3 सालों से उसका ये नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट सेम नहीं आ रहा है, इससे कम हो जा रहा है, तो उस केस में वो कंपनी CSR के दायरे से बाहर हो जाती है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिंपल सा है कि कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट को सोसाइटी के लिए कुछ पैसे खर्च करने, अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है, दैट इज़ CSR। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना उनको। अब अगर आपका ये टर्म्स आ गए तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर हो गया ये सेक्शन 135 आप पे एप्लीकेबल हो गया, आपका नेटवर्थ, प्रॉफिट एक्सीड कर गया, तो करना क्या पड़ेगा? तो आपको आपकी 3 सालों की लगातार, इस जैसे ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 21-22 के ठीक पहले के 3 साल के, राइट। तो पहले के 3 सालों के जितने भी नेट प्रॉफिट हुए हैं उसका ऑन एन एवरेज आप करेंगे, उसका 2%, जितना भी अमाउंट आता है उसका 2% आपको खर्च कर देना है। किसके लिए? सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है। जो एक्टिविटीज़ शेड्यूल 7 में मेंशन की जाएगी उनमें से किसी भी एक एक्टिविटीज़ के लिए आपको खर्चा करना है, दैट इज़ CSR, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया? टू बी स्पेंट ऑन एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन इंडिया ओनली। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होगी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे वो सिर्फ भारत में होनी चाहिए, भारत के बाहर आप करें और आप कहें कि आप CSR के नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं तो ऐसा माना नहीं जाएगा। फिर आप पे उसकी जो भी नॉन कंप्लायंस के रूल हैं वो लग जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम, यहाँ तो हो गया कि CSR क्या होता है, CSR में करना क्या होता है, लेकिन अब ये जो CSR में जो चीज़ करनी है वो कौन करेगा? तो बेसिकली होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर आपके जो अमाउंट है, CSR का जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा का है तो CSR कमेटी बनती ही है, कम में भी बनती है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आपका आप CSR में जो खर्चा कर रहे हैं, 2% जो खर्चा कर रहे हैं वो 50 लाख से कम हो रहा है, तो आपको CSR के लिए कोई ऐसी कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये सारा काम कौन करता है? CSR कमेटी करती है। बोर्ड के बेसिस पे वो कमेटी ड्राइव होती है और वो कमेटी ही सारा एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती है कि भाई पॉलिसी कैसे बनानी है, वो सही से हो रही है या नहीं, आप खर्चा कर रहे हैं या नहीं, वो सब चीज़ें कौन देखता है? CSR कमेटी देखती है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि CSR कमेटी क्या होती है। तो CSR कमेटी किसको फॉर्म करनी पड़ती है? सभी कंपनीज़ को, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी हो, सभी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पे कैसे होंगे?
कितने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, तो बात की गई है अगर आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो भी आप CSR कमेटी बनाएंगे इन्हीं के साथ, 3 डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के थ्रू। अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो सेक्शन 149(4) को कंप्लाई नहीं कर रही होती है, तो उस केस में अगर 2 डायरेक्टर या उससे ज़्यादा के डायरेक्टर आप हैं तो उनके थ्रू आप CSR कमेटी को फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है जिसमें 2 ही डायरेक्टर हैं तो उस केस में वो दोनों डायरेक्टर ही CSR कमेटी में रहेंगे, CSR कमेटी के डायरेक्टर बनेंगे, राइट। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उस केस में 2 पर्सन होने चाहिए, एक तो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और एक कंपनी के थ्रू जो भी नॉमिनेट किया गया हो वो पर्सन होगा। तो ये लोग जो होंगे वो CSR कमेटी को वही फॉर्म करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये CSR कमेटी करती क्या है। तो CSR कमेटी बेसिकली क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करती है कि शेड्यूल 7 में जो जो एक्टिविटीज़ कही गई हैं उसके लिए क्या क्या आप, अगर आप इनमें से कोई एक एक्टिविटीज़ ले रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे कैसे करेंगे, क्या फॉर्मुलेशन है उसका, कैसे आपको उसकी प्रिंसिपल्स कैसे बनाएगी कि क्या सेलेक्ट करो, कैसे इंप्लीमेंट करो, कैसे मॉनिटर करो, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे CSR कमेटी रिकमेंड करती है। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करती है। और इन्हीं चीज़ों को CSR पॉलिसी कहते हैं। CSR पॉलिसी बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे ये सारी बातें लिखी होती हैं कि जो भी CSR एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे करना है, मतलब एक तरीके से पूरा गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कि उसकी सिलेक्शन को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके, उसको मॉनिटरिंग को लेके, उन सारी एक्टिविटीज़ को, उसी को हम कहते हैं CSR पॉलिसी। उस स्टेटमेंट को CSR पॉलिसी कहते हैं। तो CSR कमेटी ये सारी चीज़ें करती है। साथ ही वो क्या करती है कि कितना एक्सपेंडिचर आपको करना है, अमाउंट, वो भी वो रिकमेंड करती है। जैसे आपको पता है कि 2% तो आपको करना ही करना है 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का, तो वो ये चीज़ें देखती है कि आप उतना कर रहे हैं कि नहीं, उसको मॉनिटर करती है, वो अमाउंट बताती है। साथ में ही पूरा ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रखती है कि सब चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, जिस तरह से उस एक्टिविटीज़ में खर्चा होना था वैसे हो रहा है या नहीं, वो भी CSR कमेटी ही देखती है, राइट। CSR पॉलिसी टाइम टू टाइम मॉनिटर करती है। कौन, CSR कमेटी। पॉलिसी में जो भी चीज़ें लिखी गई थी, जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो किए जा रहे हैं नहीं, वो मॉनिटरिंग भी CSR कमेटी की ही होती है, राइट। तो ये जो है पूरा CSR कमेटी हो गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो कमेटी है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कमेटी किन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करती है, या कौन सी एक्टिविटीज़ में अगर कंपनीज पैसे खर्च करेंगी तो कहा जाएगा कि CSR को फॉलो कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कंपनी हूँ और मुझे CSR में करना, तो मैंने किसी को भी कुछ पैसे दे दिए और मैंने कहा कि मैंने सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दी और मेरा काम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेड्यूल 7 में पूरी लिस्ट दी गई है जहाँ पे बताया गया कि इनमें से किसी भी एक एक्टिविटीज़ पर अगर आप खर्चा करते हैं 1 या 2, तो हम कहेंगे कि आप CSR के नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कैसी कैसी हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ले रही हूँ, जैसे इरेडिकेटिंग हंगर, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी। तो अगर आप जैसे भुखमरी वगैरह है या कुपोषण वगैरह है, इनके लिए आप खर्चा करते हो, अपना जो प्रॉफिट का पोर्शन था वो इन चीज़ों के लिए खर्चा करते हो, तो हम कहेंगे कि वो CSR एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, तो आप उसके नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप खर्चा करें, आप नए स्कूल बनवा रहे हैं या जो स्कूल्स हैं उनको फंडिंग दे रहे हैं, उनको और प्रमोट कर रहे हैं, या बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बुक्स वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी CSR एक्टिविटीज़ में काउंट होगा। या फिर आप जेंडर इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं या वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए करते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और बाकी चीज़ों के लिए काम कर रही होती हैं। आप देखते हैं कि हेल्थ के लिए कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डॉक्टर्स की टीम भेज रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी अपने आप को प्रमोट करने के लिए करती है, ऐसा करना उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, नॉन कंप्लायंस में रहेंगे, तो कंपनीज लॉ का रूल उन्होंने नहीं कंप्लीट किया, और जिसके लिए उनको फिर नॉन कंप्लायंस के चक्कर में उन्हें पनिशमेंट लेनी पड़ जाएगी, उन पर पनिशमेंट और फाइन लग जाएगी, इम्पोज होगी। तो इस वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ उन्हें करनी ही करनी है। तो इनमें से कोई भी चीज़ें वो कर सकते हैं। और भी जैसे हैं, आप इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखने के लिए प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फ्यूना, ये जैसे कि होता है ना, फ्लोरा एंड फौना क्या हो गया आपका, जैसे प्लांट लाइफ हो गई, एनिमल लाइफ हो गई, तो इनको आप डेवलप करा रहे हैं, इनके बारे में बात करें, उनके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें में अगर आप खर्चा करें तो भी आ जाता है आपका। कोई नेशनल हेरिटेज है आपका, नेशनल कल्चर है, आर्ट है, जैसे आपका कुतुब मीनार वगैरह हो गया या ताजमहल हो गया, या जो भी हमारी चीज़ें, जो हमारी हेरिटेज चीज़ें हैं, आप उनको अच्छे से सिक्योर करने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो वो सब भी आपका CSR एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर इसके अलावा
अलावा जैसे आर्म फोर्स हो गया या जो वॉर विडोज़ हैं, ठीक है, तो आप उनको पेंशन के तौर पे कुछ पैसे देते हैं या उनके डिपेंडेंट्स को पैसे दे रहे हैं, उन पे खर्चा कर रहे हैं, वो भी CSR में आ जाती है। आप रूरल स्पोर्ट्स के लिए जहाँ पे एकेडमी नहीं है या बच्चे खेलना चाहते हैं तो रूरल स्पोर्ट्स जो हैं उनको आप प्रमोट कर उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो खर्चा कर रहे हो वो भी CSR एक्टिविटीज़ में आएगा, राइट। आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आप या PM केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, इनमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी वो CSR एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है उसमें आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो भी हम उसको CSR एक्टिविटीज़ में लाएंगे, राइट। ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ मीन्स जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं तो उसमें भी आपका जो है ये CSR एक्टिविटीज़ में आ जाता है। जैसे स्लम एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप कर रहे हैं खर्चा, जिसमें सेंट्रल स्टेट में पहले से बात कही हुई हो, उस पर पैसे आप दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, तो वो CSR में आ जाते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया। लेकिन अभी जो कोविड नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि मान लीजिए मैं कोई मेडिकल कंपनी हूँ और मेडिकल कंपनी होते हुए भी मैं कोविड के कुछ ड्रग्स वगैरह बना रही हूँ, उस पर रिसर्च कर रही हूँ, तो उस केस में इन चीज़ों पे जो मैं खर्चा करूँगी वो CSR एक्टिविटीज़ में काउंट होगा। ऐसा नहीं कि मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो नॉर्मल कोर्स में चला जाएगा कि भाई आप तो मेडिकल हाउस ही हो, आपका तो काम है रिसर्च करना मेडिकल के फील्ड में, आप कर रहे हो तो वो CSR एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं होगा, आपको अलग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये 2021, 2022 और 22 से 23 ये तीनों फाइनेंशियल ईयर में ये बोल दिया गया है कि अगर आप कोई नई वैक्सीन, ड्रग या मेडिकल डिवाइस जो कि कोविड-19 से है और भले वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रहा, अगर आप उसको डेवलप करने के लिए कुछ करते तो CSR एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट CSR एक्टिविटीज़। इसके साथ ही अब ये हम देखते हैं कि अगर आपने कंपाइल नहीं किया, आपने CSR के नॉर्म्स को पूरा नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन कंप्लायंस। तो उस केस में कंपनी, क्योंकि कंपनी पे क्या फ़ाइन लगता है कि वो 50,000 से लेकर 25 लाख तक रुपए उन पर फ़ाइन लग जाता है कि आपने CSR के नॉर्म्स को पूरा नहीं किया। और अगर उनके ऑफिसर्स डिफ़ॉल्ट में आते हैं तो उस केस में उनको 3 साल की जेल हो सकती है और 50,000 से लेकर 25 लाख तक के अमाउंट भी उन पर फ़ाइन लग सकती है। तो ये नॉन कंप्लायंस की फ़ाइन हो गया इनका। तो इट्स ऑल अबाउट CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि एक बेसिकली लीगल टर्म अब बन चुका है कि आपको सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही है, आपको अपने प्रॉफिट का परसेंटेज सोसाइटी के लिए खर्च करना ही है। लेकिन कब, जब आप इस नॉर्म्स में आ जाते हैं। रही बात CSR कमेटी की, तो CSR कमेटी सबको बनानी चाहिए, लेकिन अगर आपका CSR का जो अमाउंट है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है तो उस केस में आप CSR कमेटी नहीं भी फ्रेम करते तो भी चलेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसका फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।